हेलो दोस्तों, यह हमारा हिंदी विषय का अगला लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्वर और उससे संबंधित कुछ तथ्यों को समझा था। इस लेक्चर में हम आगत स्वर और स्वरों के वर्गीकरण को समझेंगे। आगत स्वर कौन सा होता है, किसे आगत स्वर बोला जाता है, ये हम देखेंगे। आगत स्वर यानी आ, इसे आगत स्वर बोला जाता है। यह अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। इसका जो उच्चारण होता है वो हिंदी वर्णमाला के आ और ओ के बीच स्थित होता है। जैसे कि कॉलेज, डॉक्टर, यानी हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्दों में इसका प्रयोग होता है। आ का, जैसे कॉलेज हुआ, डॉक्टर हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, आदि अनेक शब्दों में इसका प्रयोग होता है। इसे ही आगत स्वर कहा जाता है। बिकॉज यह अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, इसलिए इसका नाम आगत स्वर पड़ा है। अब हम स्वरों के वर्गीकरण को समझेंगे। स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जा सकता है। यह हिंदी के प्रकांड विद्वान है पंडित कामता प्रसाद गुरु, उनके अनुसार स्वरों का वर्गीकरण किया जा सकता है। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जा सकता है। ओष्ठाकृति यानी होठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जा सकता है। जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ का किस प्रकार से प्रयोग होगा उस आधार पर स्वर का वर्गीकरण किया जा सकता है। और मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण किया जा सकता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हम स्वरों के वर्गीकरण को समझेंगे। पंडित कामता प्रसाद गुरु, जो कि हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं, उन्होंने स्वरों को टोटल स्वर 11 स्वर होते हैं। इन 11 स्वरों को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर कौन से होते हैं? ऐसे स्वर जो अन्य स्वरों से नहीं बनते हैं, मतलब जो सिंगल होते हैं, जैसे अन्य स्वरों से मिलकर नहीं बनते हैं, उन्हें मूल स्वर कहा जाता है। जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा ओ और ऋषि। ये जो 4 स्वर हैं, ये अन्य किसी स्वर से मिलकर नहीं बने होते हैं, ये मूल स्वर कहलाते हैं। दूसरा है संधि स्वर। संधि स्वरों को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, जैसे दीर्घ और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? जो समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं। समान स्वर जैसे अ और छोटा अ से मिलकर बड़ा अ बनता है। छोटी ई और छोटी ई से मिलकर बड़ी ई बनती है। छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलकर बड़ा ऊ बनता है। ये कैसे हुए? दीर्घ स्वर हुए। अर्थात ऐसे स्वर जो समान यानी सजाती स्वरों से मिलकर बने होते हैं। सजाती स्वरों के मिलने से बने हुए स्वर को संधि स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर किन्हें कहते हैं? जो असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं। असमान स्वरों से मिलकर बने हुए स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे छोटा अ और छोटी ई के मिलने से ए बनता है। छोटा अ और छोटे ए से मिलकर बनता है ऐ। और अ और ऊ से मिलकर बनता है ओ। और अ और ओ से मिलकर बनता है औ। यानी अलग अलग स्वरों, विजातीय स्वरों के मिलने से जो बनते हैं स्वर, उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने पंडित कामता प्रसाद के अनुसार स्वर के वर्गीकरण को समझ लिया। अब हम उच्चारण के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण को समझेंगे। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर किन्हें कहेंगे? ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में, जिनके उच्चारण में बहुत कम या एक मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर मतलब जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक मात्रा का समय लगता है, केवल एक मात्रा का या बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। जैसे छोटा अ कितना कम समय लगा, ई, ऊ और ऋषि, इनमें कम समय लगता है। एक मात्रा का बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर जिन्हें मतलब ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, जिन्हें बोलने में, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से बोलने में 2 गुना समय लगता है। या इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। द्विमात्रिक मतलब इन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा होती है इनमें। ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, 2 गुना समय। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। द्विमात्रिक
स्वर। उदाहरण देख लेंगे इसके, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये सब कैसे हुए? दीर्घ स्वर हुए। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को हमने जाना। अब हम प्लुत स्वर के बारे में बात करेंगे। प्लुत स्वर कैसा होता है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। कितना? 3 ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। 3 गुना अधिक समय लगता है। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। उदाहरण, ये संस्कृत और इनका एक पॉइंट और है इसमें, त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है और इन्हें संस्कृत का स्वर भी कहा जाता है। संस्कृत का स्वर भी कहा जाता है। उदाहरण का, जैसे अपन संस्कृत में देखते हैं कि जैसे राम लिखा रहता है, तो राम में कैसे लिखा रहता है उसको? ऐसे उसका ऐसा डंडा बना होता है ऐसा। इसका पहले चिन्ह देख लेते हैं। जैसे ये, और देखिए ये 2 इसका एग्जाम्पल है। जैसे अपन राम देखते हैं ना, राम, यहाँ हमने इसका उदाहरण देखे। जैसे संस्कृत का स्वर भी बोला जाता है इसे, जैसे ये निशान हुआ और ये, इन दोनों को प्लुत स्वर कहा गया है। अगला हम समझेंगे स्वरों का वर्गीकरण ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति मतलब होंठ की आकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर या अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर। और एक क्या भाग होता है? अवृत्ताकार या आवृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर। तो वृत्ताकार यानी जिस स्वर को बोलने पर हमारी होंठ की आकृति वृत्त के आकार की हो जाती है। वृत्त के आकार की हो जाती है तो उसे वृत्ताकार स्वर बोलेंगे। और जिनके बोलने पर होंठ की आकृति वृत्त आकार के नहीं होते उन्हें अवृत्ताकार स्वर बोलेंगे। जैसे इसके उदाहरण समझ सकते हैं हम। जैसे ऊ को बोलने पर हमारी होंठों की आकृति वृत्ताकार हो जाती है, गोल हो जाती है। कैसी हो जाती है? गोल हो जाती है, इसलिए इसको वृत्ताकार बोलेंगे। जैसे ऊ हुआ, छोटा ऊ हुआ, बड़ा ऊ, ओ और औ। इन चारों को बोलने पर हमारे होंठों की आकृति कैसी हो जाती है? गोल हो जाती है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे होंठ गोल हो जाए उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। इनके होंठ कैसे हो जाएंगे? हमारे गोल हो जाते हैं। होंठ गोल हो जाते हैं, उच्चारण में हो जाए तो इनको कैसे बोलेंगे? वृत्ताकार स्वर बोलेंगे। उदाहरण के देखो, जैसे कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। यहाँ अवृत्ताकार मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होंठों की आकृति गोल नहीं होती है उन्हें अवृत्ताकार बोलेंगे। जैसे अ हुआ, कोई मुंह की आकृति वैसी की वैसी है। आ, ई, बड़ी ई, ए, आई, ऋषि। ठीक है, ये अवृत्ताकार स्वर है। ठीक है दोस्तों, आज हमने इतना समझा। आगे के लेक्चर में हम जीभ के प्रयोग के आधार पर और मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण को देखेंगे। इसके बाद हम अगले टॉपिक को और समझेंगे। थैंक यू फॉर watching this video. Like, share and subscribe.